स्वर निवेश। स्वर निवेश। नमस्कार। स्वर निवेश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की याद करते हुए पहले उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रूप याद आता है और वो छवि जो सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता के रूप में बनी। इसीलिए उन्हें लोक नायक की जन उपाधि मिली। 1921 में कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़कर उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। आगे की पढ़ाई के लिए 1922 में वे अमेरिका गए और वहां से मास्टर डिग्री अर्जित की। वे मार्क्सवादी दर्शन से गहरे तक प्रभावित रहे। भारत आने के बाद वे कामगारों के हित में आवाज उठाने लगे। उन्होंने बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई, जमींदारी प्रथा का विरोध किया। पंडित नेहरू के आग्रह पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में श्रम विभाग का कामकाज भी देखा और 1942 में भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1975 में वे राजनीतिक रूप से पुनः सक्रिय हुए और जनता पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका अदा की। उनकी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में गहरी आस्था थी। आइए लोकतंत्र के इस वाहक के विचारों से रूबरू हों। आकाशवाणी में संग्रहित इस आवाज के माध्यम से याद करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। हम सब इंसान हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं। हमारे संत महात्माओं का कहना है, और हिंदू धर्म के ही लोग नहीं बल्कि सभी धर्मों के, कि मनुष्य का रूप मिला है तो आदमी बने हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के समीप पहुँचे। और मुझे नहीं मालूम कि कोई दुनिया का ऐसा धर्म है जो ये नहीं कहता है कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा और भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि भगवान के जो बंदे हैं, परमात्मा की जो संतान है, उसकी सेवा करो। मुझे नहीं मालूम कि कोई दुनिया का धर्म है जो ये कहता है कि परमात्मा एक नहीं है, दो है, परम पिता एक है, एक परमात्मा है और उसके हम सब संतान हैं। और इस माने में सारा मानव परिवार एक परिवार है, हम सब भाई भाई। इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। सभी धर्म की ये पुकार है। जब जब बांदा जिले की बात होती है तो याद आते हैं सुविख्यात कवि केदारनाथ अग्रवाल। पेशे से वकील, अत्यंत गंभीर किंतु सरल इंसान, विचारों से मार्क्सवादी, प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य। उनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी, जर्मन और रूसी भाषाओं में हुआ। 1973 में केदार बाबू को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1986 में साहित्य अकादमी और तुलसी पुरस्कार, 1990-91 में मैथिली शरण पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मान मिले। उनकी अमर कृतियां हैं युग की गंगा, नीत के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार और अपूर्वा। आइए सुने उनकी कविता का अंश। ऐसा लगता है जैसे मैं बंद पड़ा हूँ, इस समाज में कील जड़ा हूँ। मेरा मस्तक टूट गया है, मेरा कोई पता ठिकाना नहीं रहा है। कह सकते हो मैं जीवित हूँ, खा लेता हूँ, रो लेता हूँ, लेकिन खाना, गाना, रोना यह जीवन के चिन्ह नहीं है। और बहुत कुछ मुझे चाहिए, वही नहीं है, वह यही मृत्यु है। जो यह देखो यही हाथ है, लो यह देखो यही हाथ है। मैंने इनसे कलम चलाई, ग्रंथ लिखाए, मैंने इनकी नसें तनाई, लेकिन जितना जो कुछ लिखते टके शेर में बिक जाता है। ये बेचारे घिस जाते हैं, कैसे कहूँ कि ये जीतते हैं, मैं जीता हूँ। लो यह देखो मेरी आँखें पलक खोल कर देखा करती, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ती, छोटे छोटे अक्षर चरती, लेकिन फिर भी जब भविष्य की ओर झांकती, दीवारों से टकराती हैं, पुतली खोले मर जाती हैं। कैसे कहूँ कि ये जीती हैं, मैं जीता हूँ।
और अब लोक के अद्भुत चितेरे, सर्वहारा के अद्भुत गायक और प्रेम कविता के विलक्षण रचयिता केदारनाथ अग्रवाल की वाणी। जीवन के प्रति पहले जो सबसे जरूरी है, मैं ये कहूंगा कि जीवन के प्रति उल्लास रखिए। ये कमी हो गई है हमारे कवियों में। हम अपनी निजी व्यथा, विभीषिका, विसंगतियां समाज की, इसके पीछे हम पड़ गए हैं और हमने अपने अंदर जो धूप, पवन, पानी और प्रकृति से जो हमको ऊर्जा मिलती है, जो हमें ताप देता है, शीत देता है, जीवन देता है, उसको हम त्यागे देते, उस पर कभी चर्चा ही नहीं करते। कभी क्या करता है? चेतना की सृष्टि करता है। एक तो प्रकृति की सृष्टि है जो सबके सामने है, जिसमें नियम लागू होते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई परम शक्ति है जो उसको निर्मित करती है या नियम बनाती है, ये मैं नहीं मानता। कविता से मानसिकता बदल सकती है, मेरी धारणा ये है। हालांकि मैं प्रगतिशील हूँ, मानता हूँ कि कविता से चेंज हो, लेकिन वो इतना दीर्घकालीन है कि आप उसके लिए जिंदा नहीं रहेंगे। आपकी लिखी कविता आपके वंशज, आपके पीछे आने वाले लोग वो पढ़ेंगे। तो इसलिए कोई चिंतित नहीं होना चाहिए। ये तो कर्म है, हमको करना है। चेतना की श्रेष्ठ हमको विकसित करना है। अपने आत्मसार को, जो मानवीय बोध का, सत्य से को पकड़ने वाला, संप्रेषित करने वाला जो आत्मसार है, वो दूसरों तक पहुंचाइए। यही हमको करना चाहिए कि हमको ईमानदारी के साथ जीवन से जुड़ना चाहिए। आजाद भारत की ये आवाज गजल गायकी में अब एक सुनहरा पन्ना है। दोस्तों, हम जगजीत सिंह की बात कर रहे हैं। जब आधुनिकता पर सवार जैज और पॉप ने हमें घेर लिया था, तब जगजीत सिंह की गजल गायकी ने जैसे गजल का पुनर्वास किया। गजल तक आने के लिए उन्होंने पहले पंडित छगनलाल शर्मा से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की शिक्षा हासिल की। 1965 में बंबई आकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 1970 में जब गजल नूरजहां, मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर, मेहदी हसन और तलत महमूद आदि नामों से जानी जाती थी, तब इन दिग्गजों के बीच से जगजीत और चित्रा सिंह का पहला एल्बम आया, द अनफॉरगेटेबल्स, जो अपनी ताजगी और बेहतरीन गायकी से रातों रात मशहूर हो गया। इसके बाद बियॉन्ड समवन, समवेयर, होप, इन सर्च, इनसाइट, मिराज, विजन्स, कहकशां, चिराग, लव इज ब्लाइंड आदि एल्बम आए। उन्होंने अर्थ, साथ साथ, प्रेम गीत, तुम बिन, सरफरोश, दुश्मन और तरकीब जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। पेश है उनसे हुई बातचीत का अंश। मैंने पहले क्लासिकी मौसीकी सीखी। पहले उस्ताद जमाल खां जो गुजर गए, मेरे उस्ताद जयपुर घराने के, उनसे 7-8 साल मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा। और वैसे पहले मैं क्लासिकली गाया करता था। उसके बाद गज़ल अच्छी लगी मेरे को, पोइट्री अच्छी लगी। क्लासिकल में पोइट्री तो है नहीं और उसमें ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती बोलों को, सिर्फ आवाज़ पे रखा जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन आवाज़ इस पे। लेकिन गज़ल में क्या है, गज़ल इस सोना है। देखा जाए तो गज़ल जो है, मैं तो ये कहूँगा कि क्लासिकल से ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। लेकिन गज़ल में बोलों को सामने रखना है, गायकी को पीछे रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गायकी भी आपकी बिगड़ जाए या बोल बिगड़ जाए, दोनों को बना के रखना है। अब दोनों को बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। या तो आप बोल बनाइए, बोलों को खूबसूरत कीजिए, या आवाज़ को कीजिए। तो गज़ल में ये चीज़ जो आती है, दोनों चीज़ को बरकरार रखना, वो सिर्फ अगर आपको क्लासिकल का नॉलेज है तो ही आ सकती है। वैसे गज़ल की गायकी इतनी पुरानी तो नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि मैं तो जब से सुन रहा हूँ, हमारे जहन में तो पुराने गज़ल में बरकत अली पहले, तो शायद आशिक अली थे, वो हमने सुने नहीं, लेकिन वो भी गाते थे गज़ल। बरकत अली से पहले हमने सुने नहीं। उन लोगों में भी गायकी जो प्रधान रहती है, बोल इतने नहीं लेकिन गायकी ज़्यादा प्रधान रहती है। और मैं नहीं समझता कि गज़ल गाने में हमको इतनी हरकतें और इतनी ताने और इतनी उसकी ज़रूरत है। एक पूरे माहौल में अगर एक दो जगह भी खूबसूरत हैं और आपकी मेलोडी, ओवरऑल टोटलिटी जो है उसकी वो अच्छी है, तो गज़ल जो आम पब्लिक तक पहुँचे उसको लाइक करेगी। उसका रीज़न आज गज़ल क्यों पॉपुलर हो रही है, उसका रीज़न है कि
प्रेजेंटेशन में सिंप्लिसिटी आ गई है, उस प्रेजेंटेशन इज मोर पॉलिश नाउ। पहले इतना नहीं था। पहले वो गजल अगर गा रहा है तो वो गवैया स्टाइल में ही गा रहा है, उसको हम अलग गजलिया नहीं बोलेंगे, गवैया ही बोलेंगे। लेकिन आज ये गजल गाने वाला जो है गजलिया है, गवैया नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अलग है। गजल में क्या है कि एक तो चीपनेस नहीं है, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। इस गजल में आपको रिदम का भी मजा मिलेगा, सुर का भी और बोलों का भी। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है। शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो, अब तो सोने दो। अब इसको हम आधा घंटा लेके चल सकते हैं। अब तो सोने दो, सोने दो, अब तो सोने दो। शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो। कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी घराने के शीर्षस्थ गायक हैं नारायण राव व्यास। श्री व्यास पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के अनुयायी थे। 1930 के आसपास उनके ख्याल गायन और उपशास्त्रीय गायन के रूप में भजन और ठुमरी के 78 आरपीएम के ग्रामोफोन रिकॉर्ड जारी हुए। राग दुर्गा, तिलक कामोद, भैरवी, मालकौंस, मांड, मिश्र काफी में निबद्ध उनकी रचनाएं अपने जमाने की बेस्ट सेलर थीं। रिकॉर्ड्स पर उनके लिए संगीत प्रवीण और आधुनिक तानसेन जैसे विशेषण लाए गए। उन्हें संगीत नाटक अकादमी और मध्य प्रदेश शासन का तानसेन सम्मान भी प्रदान किया गया। आइए आपको पंडित नारायण राव व्यास से मिलवाए। हमारे घर में ये तानपुरा 2-3 पीढ़ियां से चलता है, क्योंकि पुरानी हम लोग हैं, यानी कथावाचक। कोल्हापुर के अंबाजी का मंदिर जो है, उसमें हम लोग, यानी हमारे पिताजी, उनके पिताजी काम करते आए। तो बचपन में हमारे पिताजी को बड़ा शौक हो गया संगीत का। अब वो उस वक्त हालत ऐसी नहीं थी कि भाई संगीत कहाँ सीखा जाए, बहुत कठिनाई थी कि कैसा किया जाए कि हम संगीत सीखें। खाली सुन सुन के वो घर में एक हारमोनियम लाया था उन्होंने, और वो अपने गाते थे, अच्छा आवाज़ था उनका, और सतार भी थोड़ी बजाते थे। यानी शुरू से ही उनको संगीत के साथ बड़ा प्रेम था और इच्छा बहुत थी, मगर वो फलद्रूप नहीं हुआ उनसे। तो हमारी भी अच्छी कुछ बचपन से यही लग गई इसको, संगीत के साथ प्रेम। तो जहाँ स्कूल है, अपने एक दो स्कूल थे वहाँ, और ख़ास करके मंदिर में जो तवाइफियों को नाच वगैरह चलते थे, उसी में हम बड़ी भीड़ में जाके उनके सामने बैठते थे गाना सुनने के लिए। इतना प्रेम था घर में, इतना मज्जाव था हमारे कि भाई कहाँ गए हो तुम इतने, तो वो परवाह नहीं थे। तो उस वक्त वो, अब हमको तो वर्ज्य था संगीत, यानी स्कूल में जाए और वहाँ ये करना, वो सेवा करनी। वो हमारे घर में तो बड़े स्ट्रिक्ट थे वो, कि अब ये बच्चा बिगड़ जाएगा, ये भी उनको बड़ी ये रहेगी हमारे पालकों को। तो मैंने क्या किया, आप कैसे सुनी जाए, तो वहाँ खड़ा रह के रास्ते पे वो गाना सुनता रहा। तो पहले हमारे वहाँ एक गुरु भाई वामनराव उपाध्याय, वो वहाँ गए थे। उसके बाद में हमारे भाई शंकरराव जी व्यास, वो भी गए थे। अब हमको वहाँ भेजना, ये पालकों को, जो पालक थे हमारे, उनको बड़ा कठिन है कि भाई तुम जाके क्या करोगे वहाँ, सभी गाना सीखोगे तो क्या है, कोई ये कर रहा है क्या बात? हाँ, तो ये नहीं ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ भी हो, मुझे जाना ही है, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। ऐसा कुछ हो गया वहाँ और मैं भी चला गया।
उस वक्त पंडित जी भी दोबारा आए थे वहां, फिर मैं उनके दर्शन गया तो उन्होंने कहा कि भाई कहो तुम्हारा कैसा क्या है ख्याल, वो आवाज ब्याज है तुम्हारा? तो मैंने एक गाना उनको सुनाया, बहुत खुश हो गए वो। उन्होंने कहा कि भाई चलो अगर सीखना हो तो। गुरु जी का कहना ये था कि भाई सबको सुनो और फिर अच्छा है वो ले लो। और अब चलते चलते गुलाम अली की एक गजल। गजल गायकी में अपना नया रंग पैदा करने वाले गुलाम अली साहब पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गजल गायकी में माहिर गुलाम अली के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रभाव काफी हद तक देखने को मिलता है। आइए आपको गुलाम अली साहब की ये खास गजल सुनवाएं जो आकाशवाणी की खास धरोहर है। रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। रोया रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों
इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया गया भी पैरों इसी तरह। नाताब हिज्र में है ना आराम वास्ल में, नाताब हिज्र में नाताब हिज्र में है ना आराम वास्ल में, कम बख्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह, कम बख्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। मर चुक कहीं के तू गमे हिजरां से छूट जाए, मर चुक कहीं के तू गमे हिजरां से छूट जाए, मर चुक कहीं के तू गमे, मर चुक कहीं के तू गमे हिजरां से छूट जाए, कहते तो हैं भले की वो लेकिन बुरी तरह, कहते तो हैं भले की वो लेकिन बुरी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। और अब हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस वादे के साथ कि अगले अंक में आपको और भी कई सुनहरी आवाजों से मिलवाएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। स्वर निवेश। स्वर निवेश।